यूरोप को लगता है कि उसने दुनिया को बचा लिया है। उनका मानना है कि अगस्त के महीने में रूस के 27 शैडो फ्लीट ऑयल टैंकरों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। वेस्टर्न मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि देखिए, हमने रूस को समंदर में घेर लिया है। यूरोपियन यूनियन अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसने रूसी पाइपलाइन गैस पर अपनी निर्भरता को, जो कभी 40% हुआ करती थी, उसे आज 9% से भी नीचे गिरा दिया है। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कितने महान हैं, हमने अपनी आदतें बदल ली हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये सब एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पीआर स्टंट है। एक ऐसा शानदार नाटक जिसकी स्क्रिप्ट ब्रसेल्स और वॉशिंगटन में लिखी गई है, लेकिन जिसका डायरेक्टर आज भी मॉस्को और नई दिल्ली में बैठा है। सवाल यह है कि ये शैडो फ्लीट या गुप्त बेड़ा आखिर है क्या? और यूरोप सिर्फ 27 जहाजों को बैन करके इतनी खुशी क्यों मना रहा है? शैडो फ्लीट उन पुराने खस्ता हाल तेल टैंकरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बिना किसी वेस्टर्न इंश्योरेंस के, बिना किसी जीपीएस या एआईएस ट्रैकर के दुनिया भर के समंदरों में रूस का तेल ढो रहे हैं। ये जहाज बीच समंदर में अपना झंडा बदल लेते हैं, अपनी पहचान छुपा लेते हैं। यूरोप ने इनमें से सिर्फ 27 को पकड़ा है, पर हकीकत यह है कि समंदर में ऐसे सैकड़ों जहाज आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं और वेस्टर्न नेवी उन्हें छू तक नहीं रही है। और ये सारा का सारा तेल जा कहां रहा है? ये तेल आ रहा है भारत। यही है वेस्टर्न हिपोक्रेसी की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई। वो दुनिया के सामने माइक पर खड़े होकर रूस को कोसते हैं। वो भारत को कैमरे के सामने मानवाधिकार और कूटनीति का ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि आप खून से सना हुआ तेल खरीद रहे हैं, आप युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। लेकिन बंद कमरों में यही यूरोपियन और अमेरिकन नेता हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भारत उस रूसी क्रूड को पूरी स्पीड से खरीदता रहे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का गणित बहुत सीधा है। अगर आज भारत ने रूस से अपनी रिफाइनरियों के लिए तेल खरीदना बंद कर दिया तो ग्लोबल मार्केट से लाखों बैरल तेल अचानक रातों रात गायब हो जाएगा। और जब सप्लाई गिरेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 120 या 150 डॉलर प्रति बैरल को पार कर जाएंगी। इसका सीधा मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि कल सुबह पूरा यूरोप और अमेरिका भयंकर महंगाई से त्राही त्राही कर रहे होंगे। उनके गैस स्टेशनों पर दंगे शुरू हो जाएंगे, उनकी सरकारें गिर जाएंगी। इसलिए भारत आज सिर्फ अपना आर्थिक फायदा नहीं देख रहा है। भारत की यह एग्रेसिव ऊर्जा रणनीति न केवल हमारी अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर रही है, बल्कि दुनिया को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्रैश से भी बचा रही है। हम कच्चा रूसी तेल खरीदते हैं, हमारी रिफाइनरियां उसे साफ करती हैं, और फिर वही यूरोप जो हम पर उंगली उठाता है, वो बड़ी बेशर्मी से हमसे वो रिफाइंड तेल खरीदता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत हमेशा के लिए इस डिस्काउंटेड रूसी तेल का फायदा शांति से उठा पाएगा? क्या यह सप्लाई चेन हमेशा ऐसी ही सुरक्षित रहेगी? खासकर तब जब यूक्रेन ने अब सीधे पुतिन की तेल की नसों पर वार करना शुरू कर दिया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से इस युद्ध की कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यूक्रेन बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि वो मैदान ए जंग में फ्रंट लाइन पर रूस की विशाल फौज को नहीं हरा सकता। इसीलिए उसने एक नई और बेहद खतरनाक रणनीति अपनाई है। यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं मंडरा रहे, वो बॉर्डर से 2500 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस की छाती पर सीधे वार कर रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन ने निजनेकाम्स्क, जो तातारस्तान में है, और ओम्स्क, जो साइबेरिया के करीब है, वहां की विशाल रिफाइनरियों और ऑयल टर्मिनल्स को आग के हवाले कर दिया है। नतीजा क्या हुआ? इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है? नतीजा यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, जिसके पास तेल का समंदर है, वो आज खुद अपने ही देश में पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। अगस्त 2026 के मध्य तक आते आते रूस के अंदर एक भयंकर डोमेस्टिक फ्यूल क्राइसिस यानी घरेलू ईंधन संकट पैदा हो चुका है। कई रूसी क्षेत्रों में सरकार को मजबूरन दूसरी लहर के फ्यूल सैंक्शंस लगाने पड़े हैं। सोचिए, जो देश पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता था कि हम तुम्हारी गैस बंद कर देंगे, वहां आज आम नागरिक को क्यूआर कोड दिखाकर पेट्रोल मिल रहा है। प्रशासन ने सख्त नियम लगा दिए हैं। एक ग्राहक को सिर्फ 40 से 60 लीटर तेल की लिमिट दे दी गई है। सड़कों पर गाड़ियों के लिए भारत की तरह ऑड इवन रूल लागू हो गया है। एक ग्लोबल सुपर पावर की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जिस पुतिन के तेल से कभी आधी दुनिया का इंजन चलता था, आज उनकी अपनी जनता पेट्रोल पंप पर राशन की लाइन में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है।
और जब एक सुपर पावर इस तरह अपने ही घर में घिरता है, जब उसका इस तरह सरेआम अपमान होता है, तो उसकी बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। पुतिन इस बेइज्जती का बदला लेने वाले थे। ठीक 20 अगस्त के आसपास रूस ने आसमान से मिसाइलों और ड्रोन्स की एक ऐसी भयंकर बारिश की जिसने कीव क्षेत्र के इंडस्ट्रियल साइट्स को रातों रात खंडहर बना दिया। जमीन पर अगर आप देखें तो डोनेट्स्क में कोस्त्यांतिनिवका की तरफ रूसी सेना आगे तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से, टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। सबसे खतरनाक युद्ध लड़ा जा रहा है इंसानी दिमाग के अंदर। जो यूक्रेनी इलाके रूस ने आज अपने कब्जे में ले लिए हैं, वहां अब एक नया, बहुत ही डरावना साइकोलॉजिकल खेल शुरू हुआ है। 2026-27 के नए स्कूल वर्ष के लिए रूस ने वहां के स्कूलों में नई इतिहास की किताबें थोप दी हैं। किताबों का नाम रखा गया है हमारे क्षेत्र का इतिहास। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये ब्रेन वॉशिंग का एक सिस्टमैटिक और क्रूर ब्लूप्रिंट है। क्रेमलिन जानता है कि सिर्फ जमीन जीतने से कुछ नहीं होगा, अगर राज करना है तो पीढ़ियों को जीतना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे विनाश और कड़े वेस्टर्न सैंक्शंस के शोर के बीच दुनिया का शक्ति संतुलन बहुत खामोशी से अपना रास्ता बदल रहा है। वेस्टर्न मीडिया हर दिन आपको बताएगा कि रूस बर्बाद हो रहा है। अमेरिका आपको बताएगा कि हमने रूस को दुनिया से काट दिया है। पर वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार आज 67 अरब डॉलर के रिकॉर्ड वार्षिक स्तर को छूने जा रहा है। 67 बिलियन डॉलर्स। यही है नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। एक तरफ वेस्ट का डॉलर है और दूसरी तरफ भारत रूस है, जो रुपया रूबल ट्रेड से पूरे वेस्टर्न सिस्टम को ही बाईपास कर रहे हैं। निष्कर्ष साफ है, हम वेस्ट के मोहरे नहीं हैं। दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल चुका है और अब भविष्य की स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में नहीं, ग्लोबल साउथ में लिखी जा रही है।